हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण इसमें जो ये एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास हैं इनको आज हम सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आवर्त सारणी में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो ये 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथन में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है वो कथन हमें बताना है। तो पहला है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो जो धात्विक प्रकृति है वो घटती चली जाती है, क्योंकि आपको पता है आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु है। जैसे जैसे हम दाईं ओर चले जाएंगे तो अधातु आती चली जाएगी। तो अधातु आने का मतलब क्या है? धात्विक प्रकृति घट रही है। तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या होंगे, बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो समूह संख्या बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है बाईं से दाईं ओर जाने पर। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये गलत है, ये असत्य कथन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो बाईं तरफ होती है इधर धातु, और दाईं तरफ जैसे हम चलते चले जाते हैं तो अधातु आती चली जाती हैं। और आपको जो पता है, जो अधातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मकता दिखाते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते हैं। धातु बाईं तरफ है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, लेकिन हम बाईं से जैसे ही दाईं ओर आएंगे, दाईं तरफ यहाँ पर अधातुएं होती हैं। अधातु क्या करती हैं? आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो ये सत्य है। ये जो हमारा कथन है ये हुआ असत्य, और यही हमारा आंसर है। और डी है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और बाईं से दाईं ओर जाने पर अधातुएं आ रही हैं तो ऑक्साइड भी अम्लीय होंगे। तो ये भी सत्य है। हमारा असत्य कथन कौन सा है? बस सी, और यही हमारा आंसर है। नंबर 2, तत्व X HCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। हमारे पास एक तत्व दिया गया है X तत्व, और जो ये X तत्व है ये एक HCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है, जहां पर X क्या है? तत्व है, और ये क्लोराइड यहां पर बना रहा है। और जो ये क्लोराइड हमारा बना ये एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो हमें बताना है जो ये X तत्व दिया गया है ये आवर्त सारणी में किस समूह के अंतर्गत आएगा, यानी यह तत्व X हमारा कौन सा होगा। तो यहां पर आप देखिए, इसके सूत्र से ही हमें पता लग जाएगा। हमारे पास सूत्र क्या दिया गया है? XCl2, और क्लोरीन आपको पता है इसकी संयोजकता 1 होती है क्लोरीन की, और क्लोरीन एक अधातु है। अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहां पर 2 क्लोरीन दिए गए हैं, तो 2 क्लोरीन क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर 2 क्लोरीन है, तो यहां पर कितना आवेश होगा? -2। अगर इन दोनों को बैलेंस करना है, क्लोरीन के ऊपर -2 तो X के ऊपर कितना होगा? +2। +2 -2 तभी तो 0 होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आता है माइनस का चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2 आवेश आएगा। तो जब क्लोरीन के ऊपर -2 है तो X के ऊपर +2 होगा, यानी X ऐसा तत्व होगा जिसकी संयोजकता +2 होगी। बस इनमें से हमें एक ऐसा तत्व देखना है जिसकी संयोजकता +2 है। सोडियम, इसकी संयोजकता 1 है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक परमाणु संख्या होती है 11। तो 11 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1, यहां पर क्या आया? इसका 1 संयोजकता आई, तो ये तो नहीं होगा। मैग्नीशियम, इसका परमाणु संख्या होती है 12, तो 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसकी संयोजकता कितनी आई? 2। तो हमें ऐसा ही तत्व चाहिए था जिसकी संयोजकता 2 हो, तो ये होगा हमारा मैग्नीशियम। इनको भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होती है 13, तो 2, 8, 3 इसकी संयोजकता आई 3। सिलिकॉन की परमाणु संख्या होती है
14, यानी 2, 8 और 4, इसकी संयोजकता ही 4। तो हमारी संयोजकता सिर्फ एक ही तत्व की आ रही है, मैग्नीशियम। इसकी संयोजकता होती है +2, यानी इसका +2 का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो ये हमारा हुआ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये हमारा उत्तर है। और ये किस समूह में आता है? मैग्नीशियम आता है जब इसकी संयोजकता 2 है तो ये आता है दूसरे समूह में। अगर समूह पूछ लिया जाए तो मैग्नीशियम दूसरे समूह में आता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, किस तत्व में 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं? हमें ऐसा तत्व बताना है जिसमें सिर्फ 2 ही कोश हैं और दोनों की दोनों कोश में इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे भरे हुए हैं। तो इसका उत्तर है नियोन, Ne। ये एक उत्कृष्ट गैस है। नियोन का आपको पता है परमाणु संख्या कितनी होती है? 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 और 8। तो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पूरी की पूरी भरी हुई है। दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पूरी की पूरी भरी हुई है। और इसमें कितनी कोश हैं? 2 कोश। तो हमारा उत्तर हुआ नियोन। बी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है? तो इन सबको जोड़कर देख लेते हैं। 2, 8, 10, 10, 2, 12, यानी 12। परमाणु संख्या कितनी होगी? 12, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़कर परमाणु संख्या आ जाती है। परमाणु संख्या है हमारे पास 12, और 12 परमाणु संख्या किसकी होती है आपको पता है? मैग्नीशियम की, Mg। तो इसका उत्तर हुआ मैग्नीशियम। अब देखिए सी, कुल 3 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा तत्व हमें बताना है जिसके पास 3 कोश हैं और तीसरी कोश, संयोजकता कोश कौन सी होती है? जो सबसे लास्ट वाली होती है। तीसरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज हमें पता लग गई, तीसरी कोश में इसकी 4 इलेक्ट्रॉन है। और पहली कोश में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब पहली कोश में भरा होगा फिर दूसरी कोश में जाएंगे, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 हमने भर दिए। पहली कोश भर गई तो दूसरी में भरेंगे, दूसरी कोश भर गई तो तीसरी कोश में आएंगे। तो पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 4। तो 2, 8, 10, 10, 4, 14। और 14 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? सिलिकॉन का। तो हमारा उत्तर क्या है? सिलिकॉन, यानी Si। अब देखिए डी, कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसा तत्व बताना है जिसमें सिर्फ 2 ही कोश हैं और संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। अब जब 2 ही कोश हैं तो लास्ट वाली कोश दूसरी हुई और दूसरी कोश ही संयोजकता कोश होगी, क्योंकि संयोजकता कोश किसे कहते हैं? लास्ट वाली कोश को। जब इसमें 2 ही कोश हैं तो दूसरी ही कोश संयोजकता कोश होगी। तो संयोजकता कोश में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन और पहली कोश में हमेशा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। अधिकतम किसमें कितने होते हैं? पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कोश में 2, तीसरी में दूसरी कोश में 3। तो ये टोटल कितने हुए? 3, 2, 5। 5 परमाणु संख्या किसकी होती है? जब इन दोनों को जोड़ा गया तो 5 आया। ये 5 क्या आई? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या 5 किसकी? बोरोन की। तो इसका उत्तर हुआ बी, यानी बोरोन। अब है ई, दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। ऐसा तत्व बताना है जिसके दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है पहले कोश में 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, तो पहले के कोश में हमने 2 लिख दिया। अब दूसरे कोश में पहले से दुगने हैं, तो 2 का दुगना कितना होगा? 4। बस 4, 2, 6। 6 किसका होता है परमाणु संख्या? कार्बन की। तो वो तत्व हुआ हमारे पास कार्बन। तो देखिए पहले का नियोन, दूसरे का मैग्नीशियम, तीसरे का सिलिकॉन, चौथे का बोरोन, पांचवे का कार्बन। आसानी से आप इनको कर सकते हैं। बस ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, जोड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जोड़कर परमाणु संख्या आ जाएगी। फिर देखना है किस तत्व की ये परमाणु संख्या है, उसको लिख देना है। अब देखिए चौथा, इसका ए पार्ट, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? आवर्त सारणी में जो बोरोन का स्तंभ है और इस स्तंभ में जितने भी तत्व होंगे उन तत्व के गुण कौन कौन से गुणधर्म समान है, ये हमें बताना है। तो यहां पर इसका उत्तर देखिए, चौथे का पहला पार्ट, बोरोन तीसरे समूह से संबंधित है। बोरोन तीसरे समूह में आता है। तीसरे समूह के तत्वों के गुणों में निम्नलिखित समानता है। पहला, सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है। तीसरे समूह के जितने भी तत्व होंगे उन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बोरोन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो बोरोन के ग्रुप में यानी बोरोन के समूह में जितने भी तत्व आएंगे उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होगी।
और सभी के ऑक्साइड का सूत्र R2O3 होगा। बोरोन के समूह में जितने भी तत्व होंगे उन सभी के ऑक्साइड का सूत्र R2O3 होगा। R का मतलब होता है तत्व। जैसे बोरोन का ऑक्साइड बनाना है तो R की जगह पर बोरोन रख देंगे, B2O3। फिर सभी के हाइड्राइड का सूत्र RH3 होगा। तीसरे समूह में जितने भी तत्व होंगे वो हाइड्राइड जो बनाएंगे उन सभी हाइड्राइड का सूत्र RH3 होगा, यानी सभी तत्व RH3 हाइड्राइड के सूत्र बनाएंगे। चौथा समान गुणधर्म है, सभी तत्वों की संयोजकता 3 होगी। बोरोन के समूह में जितने भी तत्व होंगे उनकी संयोजकता कितनी होगी? 3। संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 3, संयोजकता भी 3। जैसे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये बोरोन है, इसकी संयोजकता भी 3 है। एल्यूमिनियम 13 है, इसका परमाणु संख्या 2, 8 और 3। संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 3, इसकी संयोजकता भी 3। गैलियम है, इसका भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? इसमें भी 3 होगी और संयोजकता भी इसमें 3 होगी। यानी इस समूह में जितने भी तत्व आएंगे उनकी संयोजकता हमेशा 3 होगी। और जो ये हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाएंगे उन सभी के सूत्र भी समान होंगे। बी पार्ट, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? अब फ्लोरीन में जो तत्व आते हैं उनके गुणधर्म देख लेते हैं। पहले देखते हैं फ्लोरीन के स्तंभ में कौन कौन से तत्व आते हैं। यहां पर आप देखिए जो फ्लोरीन है वो 17 समूह में है, समूह नंबर 17। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एस्टेटिन और ये टेनिसिन, ये सभी तत्व इसमें आते हैं। तो इनके कौन कौन से गुणधर्म समान हैं देख लेते हैं। तो देखिए बी वाला पार्ट, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों में निम्न गुणधर्म समान है। पहला, सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। फ्लोरीन के में स्तंभ में जितने भी तत्व हैं उन सब की संयोजकता 1 है। जैसे फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, तो 2, 7। इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। और संयोजकता कैसे निकालते हैं? जब संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए तो संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 8 में से इसको माइनस करते हैं। तो 8 में से 7 गए, कितना बचा? 1। तो इसकी संयोजकता कितनी है? जैसे अगर हमारे पास संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो 4 से कम है, जैसे कि बोरोन के केस में 2, 4 है या फिर 4 से कम है। बोरोन का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 5 होती है, तो 2 और 3। ये देखिए लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता इलेक्ट्रॉन वो 4 से कम है। तो ये अगर 4 या 4 से कम होते हैं तो यही हमारी होती है संयोजकता। अगर ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए तो संयोजकता निकालने के लिए इसको 8 से माइनस किया जाता है। 8 में से 7 गए, 1। बोरोन की संयोजकता यही होगी, जबकि फ्लोरीन की संयोजकता निकालने के लिए 8 में से माइनस करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, 2 और 4, ये 4 है तो इसकी संयोजकता भी 4 ही होगी। अगर यहां पर 4 से ज्यादा होते तो 8 में से माइनस करते संयोजकता निकालने के लिए। अब देखिए फ्लोरीन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, 2, 8 और 7। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो 8 में से 7 गए, 1। तो फ्लोरीन के स्तंभ में जितने भी तत्व आएंगे उनकी संयोजकता 1 ही होगी। आगे जो आयोडीन आएगा उसकी भी संयोजकता 1 ही होगी। दूसरा, सभी तत्वों के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। जो फ्लोरीन के स्तंभ में जितने भी तत्व होंगे उन तत्वों के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन आएगा उसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये गुणधर्म समान होते हैं। नंबर 5 है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है इतना, इस तत्व की परमाणु संख्या बतानी है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ दें परमाणु संख्या आ जाती है, तो 2, 8, 10, 7, 17। तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी हुई? 17। बी, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। ये नीचे हमें कुछ तत्व दिए गए हैं तो हमें बताना है इनमें से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। तो आपको पता है इस तत्व का ये जो तत्व हमें दिया गया है इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो इनमें से जिस भी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 होंगे उसमें उसकी रासायनिक समानता होगी। तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, नाइट्रोजन का 7 है तो 2 और 5, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 है, 7 नहीं है। फ्लोरीन का 9 है, 9 कितनी दी गई परमाणु संख्या? तो 2 और 7, इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है। फॉस्फोरस की 2, 8, 5, ऑर्गन की 2, 8 और 8, 8, 2, 10, 18। तो इसमें भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5, इसमें 5, 2, 8, 10 और 5, 15, इसमें 8, तो बराबर नहीं है। फ्लोरीन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है,
इसमें भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है। तो रासायनिक समानता किसके साथ होगी? फ्लोरीन के साथ। देखिए यहाँ पर F9 यानी फ्लोरीन के तत्व के साथ उपरोक्त परमाणु की रासायनिक समानता होगी, क्योंकि फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तत्व का रासायनिक गुण उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। तत्व का रासायनिक गुण किसके आधार पर होगा? उसकी संयोजकता के आधार पर। अगर 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी? 1। और इसकी भी संयोजकता कितनी होगी? 8 में तो 7 गया 1, इसकी भी संयोजकता 1, इसकी भी संयोजकता 1। तो इनके रासायनिक समानता होगी इनमें, क्योंकि इनकी संयोजकता समान है। अब देखिए छठा क्वेश्चन। आवर्त सारणी में 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। आवर्त सारणी में 3 तत्व दिए गए हैं, ए तत्व, बी तत्व और सी तत्व। इनकी स्थिति दी गई है। जो बी तत्व आ रहा है वो समूह 16 में चौथे नंबर पर आ रहा है, जबकि समूह 17 में दूसरे नंबर पर ए तत्व, चौथे नंबर पर सी तत्व। इसके आधार पर ये प्रश्न बताने हैं। ए धातु है या अधातु? अब देखिए जो ए तत्व है हमारे पास वो समूह नंबर 17 में आ रहा है, और समूह नंबर 17 कहां पर है ये मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। समूह नंबर 17 आवर्त सारणी में दाईं तरफ है, और दाईं तरफ क्या होते हैं? अधातुएं आती चली जाती हैं। तो जो हमारा ए तत्व है वो हमारा क्या होगा? अधातु होगा। तो ए तत्व हमारा क्या है? अधातु, क्योंकि ये सारणी में बाईं तरफ है। बी, ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम? आपको पता है जब भी समूह में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता घटती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, अभिक्रियाशीलता घटती चली जा रही है। तो इसमें से क्या होगा? ए ज्यादा अभिक्रियाशील होगा क्योंकि ऊपर है समूह में, और सी कम अभिक्रियाशील होगा। तो यहां पर हमें बताना है जो सी है वो अधिक अभिक्रियाशील है या कम। तो सी क्या है? कम अभिक्रियाशील। इसमें ए ज्यादा अभिक्रियाशील है, सी कम अभिक्रियाशील है। इसका उत्तर भी आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तत्व सी तत्व ए की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है क्योंकि समूह में नीचे की ओर जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती है। समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अभिक्रियाशीलता घट रही है, और सी नीचे आ रहा है, इसलिए ए से जो तत्व सी होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। तो कम अभिक्रियाशील कौन सा होगा? सी। दोस्तों जो ये आंसर है इनकी पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए इसमें सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा? बी और सी। बी समूह 16 में है, समूह 17 में सी, और बी इधर से हम इधर आ रहे हैं, यानी किसकी बात चल रही है? इधर से आवर्त की बात चल रही है। बी भी इसी आवर्त में है, सी भी इसी आवर्त में है। और आपको पता है किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्व का साइज कम हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सी इधर है दाईं तरफ आवर्त में, और बी बाईं तरफ है, यानी बी से सी पर जाने पर क्या होगा? साइज कम होगा। तो इसमें क्या होगा? क्या पूछा गया है? सी का साइज। तो सी का साइज बी से छोटा होगा। कारण वही है, बाएं से दाईं ओर जाने पर आवर्त में साइज कम हो जाता है। देखिए तत्व सी का आकार बी से छोटा होगा। सी बी से छोटा होगा क्योंकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्व का आकार कम हो जाता है। इसमें तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा? आपको पता है जो तत्व ए है वो क्या है? अधातु है, और अधातु क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाएगी। तो इसका उत्तर क्या हुआ? जो तत्व ए है वो अधातु है, इसलिए वो ऋणायन बनाएगा। प्रश्न नंबर 7। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको पता है आवर्त सारणी में समूह 15 में आते हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों, और ये बताना है इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा, और इसका कारण भी बताना है। तो देख लेते हैं। तो यहां पर ये इसका उत्तर लिख रखा है। देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 दी गई है, 7 होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फास्फोरस का कितना दिया गया है? 15 होता है परमाणु संख्या, तो 2, 8 और 5। अब देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युत होगा क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तथा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसमें क्या है? जो नाइट्रोजन है वो फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युत है।
क्योंकि आपको पता है अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता चला जाता है और जो सबसे भारी इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से दूर हो जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन है, इसकी ये पहली कोश, ये दूसरी कोश। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस है, पहली कोश, दूसरी कोश, तीसरी कोश। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कोश में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए जो नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर, उसकी तो डिस्टेंस इतनी है, दूरी इतनी है। फॉस्फोरस में जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी इतनी है और यहां पर ये नाइट्रोजन का नाभिक है, ये फॉस्फोरस का नाभिक है। तो आप देख सकते हैं जो फॉस्फोरस है उसमें जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत ज्यादा दूर है। तो यहां पर जो नाभिक होता है वो इन इलेक्ट्रॉन को उतने ज्यादा बल से अपनी तरफ नहीं खींच पाता, जबकि जो नाइट्रोजन है उसके जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के पास ही है, मतलब नाभिक से इसकी तुलना में ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां पर जो नाभिक है वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इन पर बल लगा सकता है। इसमें नाभिकीय आवेश ज्यादा है, इसमें नाभिकीय आवेश कम है। तो जब इसमें नाभिकीय आवेश कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो भी कम हो जाएगी, जबकि इसमें नाभिकीय आवेश ज्यादा है और सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन भी इसके पास है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। तो यही कारण है जो नाइट्रोजन होता है वो फॉस्फोरस से अधिक ऋण विद्युत होता है, यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा। प्रश्न नंबर 8, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। जब हम जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो तत्व की स्थिति से किस तरीके से जुड़ा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में, ये हमें बताना है। तो देखिए ये रहा उत्तर नंबर 8। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षाओं Kl, Mn आदि में व्यवस्थित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको विभिन्न कक्षाओं में जब व्यवस्थित किया जाता है तो इस क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे क्लोरीन ले लीजिए 17, तो पहली कक्षा में 2 K, L कक्षा में 8, M कक्षा में 7। तो ये जो विभिन्न कक्षाओं में इनके इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित किए जा रहे हैं ये कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व के विन्यास के आधार पर हम आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति बता सकते हैं। फायदा क्या है, किसी भी तत्व के विन्यास के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को बता सकते हैं। कैसे, उदाहरण के तौर पर जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होगा, नाइट्रोजन 7 यानी परमाणु संख्या इसकी 7 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 और 5। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह तत्व 15वें समूह में स्थित होगा। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इन बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इनके आधार पर हम इसका समूह बता सकते हैं। आपको पता है जो नाइट्रोजन होता है वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में होता है, और पी ब्लॉक में समूह संख्या बताने के लिए क्या करते हैं, हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 है और ये पी ब्लॉक में भी है, तो 5 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 5 15। तो हमें पता लग गया जो नाइट्रोजन है वो 15वें समूह में स्थित होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर आप देखिए 15वां समूह नाइट्रोजन इसमें स्थित है, और ये हमारा होता है 13वें समूह से 18वें समूह तक पी ब्लॉक, और पहला और दूसरा समूह एस ब्लॉक, और 3 से 12 तक का समूह डी ब्लॉक, और ये नीचे एफ ब्लॉक। तो ये नाइट्रोजन पी ब्लॉक में आ रहा है, तो इसका समूह निकालने के लिए क्या करेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देंगे। वही हमने किया, संयोजकता इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ा तो 15वां यानी 15वें समूह में नाइट्रोजन आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समूह बता दिया। अब और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं हैं, अतः ये दूसरे आवर्त में होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितनी कक्षा है, पहली कक्षा K, दूसरी 5 Kl। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं हैं। 2 कक्षाओं का मतलब क्या है, ये दूसरे आवर्त में आएगा। देखिए यहां पर नाइट्रोजन कौन से आवर्त में आ रहा है, पहला आवर्त के दूसरा आवर्त ये, तो ये देखिए नाइट्रोजन दूसरे आवर्त में आ रहा है, दूसरे आवर्त में। तो कक्षाओं के आधार पर हम क्या बता सकते हैं, आवर्त। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितनी कक्षा उससे आवर्त का पता लग जाएगा। इस प्रकार किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हम आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको एक और करके दिखाता हूं। यहां पर
क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है। क्लोरीन पी ब्लॉक में आता है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन में अगर 10 जोड़ दें तो इसका समूह नंबर निकल जाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक है। तो ये 17, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप समूह में आया? 17वें समूह में निकल गया। अब इसके संयुग कितने देख सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसकी 3 कक्षाएं हैं, 1, 2 और 3, यानी इसका आवर्त कौन सा हुआ? क्लोरीन तीसरे आवर्त में आता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब 9, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12, 19, 21 और 38 परमाणु संख्या वाले तत्व हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है? तो हमें बताना है इन चारों में से किन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे। तो देखिए, यह रहा इसका उत्तर। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12, 19, 21, 38 परमाणु संख्या वाले तत्व हैं। इनमें से सिर्फ परमाणु संख्या 19 तथा 21 वाले तत्वों के भौतिक गुण ही कैल्शियम के समान होंगे, क्योंकि इनका द्रव्यमान कैल्शियम के द्रव्यमान के समतुल्य है। अगर भौतिक गुणधर्म हमें निकालने हैं तो इनका द्रव्यमान हमें देखना पड़ेगा। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 20, और जिसका एटम परमाणु संख्या 19 है उसका द्रव्यमान होगा 39, और जिसका परमाणु संख्या 21 है उसका द्रव्यमान है 45। ये मैं आपको सारणी में भी दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिए, कैल्शियम का 20 परमाणु संख्या और 40 इसका द्रव्यमान, 19 पोटेशियम का होता है और द्रव्यमान 39, स्कैंडियम का 21 परमाणु संख्या द्रव्यमान 45। तो इनके द्रव्यमान लगभग बराबर से ही हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20 और द्रव्यमान है 40। तो चूंकि इनके द्रव्यमान लगभग बराबर से ही हैं, तो इसलिए इनके भौतिक गुणधर्म भी समान होंगे। अब देखिए, इनके रासायनिक की बात करते हैं। और द्रव्यमान समान होने पर भौतिक गुण समान होते हैं। इनमें से परमाणु संख्या 12 तथा 38 वाले तत्वों के रासायनिक गुण ही कैल्शियम के समान होंगे, क्योंकि ये कैल्शियम के समूह में है और इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है। इनमें से जिनकी परमाणु संख्या 12 होगी और 38 होगी, ऐसे तत्व क्या होंगे? इनके रासायनिक गुण समान होंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 12 और 38 परमाणु संख्या वाले तत्व हैं, ये कैल्शियम के समूह में आते हैं और इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी समान है। कैल्शियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कैल्शियम 20 होता है, 2, 8, 8, 2, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2, और 12, 2, 8, 2, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2। 38 में भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे। वो कैसे? ये मैंने लिया 38, 2, 8, 8, 18, 2, 18, 2, 20, 8, 28, 28, 8, 36 और 2, 38। तो इसमें भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2। तो इन सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉन सेम है, कैल्शियम के भी और 12 वाले के भी और 38 वाले के भी। इसलिए क्या होगा? इनके रासायनिक गुण समान होंगे। क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होते हैं तो रासायनिक गुण समान होंगे और ये एक ही समूह में होंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। कैल्शियम 20 इसी समूह में, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 इसी समूह में, स्ट्रोंशियम की परमाणु संख्या 38 इसी समूह में, एक ही समूह में आ रहे हैं। दूसरे समूह में तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 होंगे और इनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। तो हमें क्या पता चला? भौतिक अगर हमें गुणधर्म देखने हैं तो इनका द्रव्यमान देखना पड़ेगा। द्रव्यमान समतुल्य है, बराबर सा है, तो भौतिक गुणधर्म समान होंगे। रासायनिक गुणधर्म देखने हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन देखेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है तो रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। 10वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों की व्यवस्था किस तरीके से है उसकी तुलना करनी है। तो देखिए, ये रहा उत्तर नंबर 10। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। इस सारणी में 8 समूह हैं तथा 6 आवर्त हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। मेंडलीफ में जो तत्व लगाए गए हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लगाए गए हैं। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 8 समूह होते हैं और 6 आवर्त होते हैं। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट यहां से आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन को सारणी में उचित स्थान नहीं दिया गया है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक उचित स्थान नहीं दिया गया। और तीसरा, समस्थानिकों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है।
मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो समस्थानिक हैं उनको सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है। समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनकी परमाणु संख्या बराबर और जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या 6, इन सब में तीनों रूप में कार्बन के परमाणु संख्या बराबर होगी। बस इसकी परमाणु द्रव्यमान इसका 12, इसका 13 और इसका 14। तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक तत्व के ऐसे रूप, अलग अलग रूप जिनमें परमाणु संख्या तो बराबर होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें समस्थानिकों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया, इन सबको व्यवस्थित नहीं किया गया। अब देखिए एक और समस्या है। एक समस्या यह थी कि जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि दो तत्वों के बाद कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर लगाया गया है, लेकिन जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाते हैं तो परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, कोई कम बढ़ जाता है और कभी द्रव्यमान ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि दो तत्व के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, क्योंकि किसी तत्व के बीच क्या हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान कम बढ़ रहा है और एक तत्व से दूसरे तत्व जाने पर क्या हो रहा है, कभी परमाणु द्रव्यमान ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। पहला पॉइंट, इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर लगाया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। कहने का मतलब है जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर लगाया गया तो एक जैसे रासायनिक गुणधर्म वाले जो तत्व हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद यानी एक निश्चित समय के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए इसमें क्या किया गया, इनके परमाणु संख्या के आधार पर लगाया गया 3 से 4। तो 3 से 4 चले, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 से 10 के बाद जो 11 आया उस 3 वाले की और 11 वाले की जो प्रॉपर्टी होगी, रासायनिक गुणधर्म होंगे वो बिल्कुल समान होंगे। और फिर देखिए हम यहां से चलेंगे, आगे चलते गए, चलने के बाद जब 19 आया तो इसके बाद इन तीनों की रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। तो एक निश्चित समय के बाद क्या हो रहा है, एक जैसे रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व आ रहे हैं, यही कहलाता है आवर्त फलन। दूसरा, इस सारणी में 18 समूह हैं तथा 7 आवर्त बनाए गए हैं तथा कुछ तत्वों जैसे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के लिए अलग से स्थान भी दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, 7 आवर्त हैं और कुछ तत्व हैं जैसे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, इनको अलग रखा गया है। कहां पर देखिए, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को यहां पर रखा गया है अलग से। अगला, उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय व्यवहार को देखते हुए उन्हें भी उचित स्थान दिया गया है। जो उत्कृष्ट गैस हैं उनके अक्रिय व्यवहार को देखते हुए उन्हें एक अलग से समूह दे दिया गया, समूह नंबर 18। समूह नंबर 18 में सारे उत्कृष्ट गैस हैं, उनको अलग रखा गया है। और साथ ही साथ जो समस्थानिक हैं, समस्थानिकों को भी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, समस्थानिकों की जो समस्या है वो भी कम हो गई, खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, देखिए कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। अब आधुनिक आवर्त सारणी में हमें परमाणु द्रव्यमान से तो कोई मतलब है ही नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी में तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा जा रहा है। अब जो समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु द्रव्यमान ही तो अलग अलग होते हैं और मेंडलीफ में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, परमाणु संख्या इन सब की सेम है, एक जैसी है, 6-6 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी समस्थानिकों को आधुनिक आवर्त सारणी में रखने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों इन प्रश्न उत्तर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद प्रश्न उत्तर की ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।